टॉपिक आज का रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को जनरली हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्योंकि वो एक ऐसा हाउस है, ऐसा घर है सेल के लिए जिसमें सेल की संपूर्ण ऊर्जा जो है निहित होती है। ठीक है, टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है इस माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को हम नॉर्मली बोलते हैं, हम बचपन से ही पढ़ते हुए आते हैं, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहले एक बात जान लीजिए, एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो सेल डिफरेंट टाइप के काम करती है, ठीक है, सेल फूड डाइजेस्ट करती होगी, सेल वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करती होगी, सेल जितने भी फंक्शन परफॉर्म करती है वो काम करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। जाहिर सी बात है, हम लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हम एनर्जी की वजह से काम कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जब सेल कुछ काम करती है, सेल को काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कौन देता है सेल को? वो एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो ये क्यों, इसको हमने क्यों बोला, ये सब जानते हैं। जनरेट एनर्जी, ये एनर्जी बनाती है। अभी जैसे मैंने बताया आपको, ये एनर्जी बनाती है। और एनर्जी किसकी फॉर्म में बनाती है? एनर्जी बनाती है जी ये एटीपी की फॉर्म में। एनर्जी किसकी फॉर्म बनाती है? ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को बनाती है। ये एटीपी क्या होता है? एटीपी का अभी नाम जान लीजिए, केवल एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी आपको शायद एक शब्द समझ में आया होगा, फॉस्फेट। ठीक है, और फॉस्फेट कितने? ट्राई। ट्राई मतलब 3। कोई ऐसा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऐसा कोई एक ऐसी कोई एक चीज जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हों, वो एनर्जी देता है। ठीक है, वो हमारी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एटीपी की फॉर्म में, जैसे कि हमारी पावर क्या है, जनरली हम बात करें सामाजिक जीवन की बात करें, समाज में कौन पावरफुल है? जिसके पास पैसा ज्यादा है। पैसा बोले तो करेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो जिस सेल के पास में करेंसी ज्यादा, जिस आदमी के पास में पैसा ज्यादा होगा वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, ऐसी जिस सेल के पास में एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा पावरफुल होगी। तो एनर्जी किसकी फॉर्म में है? ठीक है, हमारी एनर्जी किसकी फॉर्म में? पैसे की फॉर्म में। ऐसी सेल की जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में है? दैट इज एटीपी की फॉर्म में है वो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी इसको बोलते हैं। ठीक है, आप समझ जाइए, स्पेलिंग आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा, जैसे अपनी मुद्रा होती है रुपया, ऐसे ही ये एनर्जी करेंसी होती है एटीपी सेल के लिए। इतनी बात समझ आई? फॉर वेरियस एक्टिविटीज, सेल मैंने बताया जितने भी सेल काम करती है उन सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। मैंने बताया था कि जो मेम्ब्रेन पाई जाती है न्यूक्लियस पे, उसको हम बोलते हैं यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, और मेम्ब्रेन जिन ऑर्गेनेल्स पे पाई जाती है वो भी यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते होंगे। ठीक है, तो 2 शब्द आपको जानने हैं। सबसे पहले जानिए, डबल मेम्ब्रेन की बाउंड एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसमें अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, अंदर की मेम्ब्रेन, देखो ये बाहरी मेम्ब्रेन मैंने रेड कलर से जो ड्रॉ की है, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली, और ये वाली इनर मेम्ब्रेन। तो अंदर की मेम्ब्रेन देखो, अंदर की साइड में फोल्ड हो रही है, अंदर तरफ में सिकुड़ी हुई है ये। ठीक है, ये फोल्डिंग है। इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी। इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं इनको हम। ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। दीज आर कॉल्ड क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी हम बोलते हैं जो फोल्डिंग्स होती हैं अंदर की, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टी। व्हाट इज क्रिस्टी? मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया, और उसकी जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। इन क्रिस्टी पे ही क्या होता है? एटीपी बनती है। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन पे एटीपी बनती है, यानी कि एनर्जी बनती है, आप कहोगे अंदर वाली मेम्ब्रेन पे। ठीक है, जो सिकुड़ी हुई होती है। जब कोई चीज सिकुड़ी हुई होती है तो आप कहोगे कि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है। ठीक है, एक आपने स्प्रिंग देखी होगी। स्प्रिंग क्या होती है? छोटी सी होती है, अगर आप उसको खींचोगे, खींचने के बाद में जैसे जैसे आप उसको खींचोगे वो इतनी लंबी होती चल जाती है। इसका मतलब उसने छोटी सी जगह में सरफेस एरिया बहुत ज्यादा कवर किया हुआ है। तो ऐसे ही सरफेस एरिया को कवर किए हुए रखते हैं। ठीक है, ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किए हैं ये एटीपी बनाए, एनर्जी बनाई है। ठीक है, और खास बात, तो एटीपी सिंथेसिस होती है कहाँ? इसकी इनर मेम्ब्रेन पे, क्रिस्टी के ऊपर। ठीक है, देखो ये एटीपी कहाँ होती है? ये क्रिस्टी पे होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन पे। हैविंग ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का राइबोसोम होता है। राइबोसोम, हाँ राइबोसोम, हाँ प्रोटीन। ठीक है,
तो राइबोसोम जहां है वहां प्रोटीन है, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन खुद सिंथेसिस कर सकती है काफी हद तक। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये आपको समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर वाला पॉइंट। मैं यहाँ थोड़ा इसको रब कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा मैं और कंटेंट बता सकूं। आप जानते हो आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स को हमने नाम दिया था ई न्यूक्लिएटेड सेल्स, ई न्यूक्लिएटेड सेल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं था। अब तक ये जानते थे। अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम ये भी जानेंगे कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता। ठीक है, आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, हमारी मसल्स की सेल है, हमारी मांसपेशियां वो ज्यादा काम करती हैं, उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए तो उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती होंगी। हमारा लीवर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, हमेशा बिजी रहता है। ठीक है, इसका मतलब उसको भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो इस तरीके से इसमें आपने ये जाना कि आरबीसी, ह्यूमन की बॉडी जो है उसमें आरबीसी जो होती है सेल, रेड ब्लड सेल, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, उसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक होते हैं बैक्टीरिया, एक आपने नाम सुना है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है? नहीं। इसका मतलब क्या ये यूकैरियोट है, क्या ये प्रोकैरियोट है? तो ये क्या है? प्रोकैरियोट। ये क्या है? प्रोकैरियोट। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन थी? नहीं थी। तो न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है तो और भी जो कोशिका के अंग होंगे उन पर भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर भी नहीं पाया जाता। ठीक है, आप याद रखेंगे, एक तो बैक्टीरिया और एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। इन दोनों में भी नहीं पाया जाता। तो हमने टोटल 3 सेल पढ़ी जनरली। एक तो हमारी बॉडी की सेल कौन सी? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और बैक्टीरिया की सेल, और दूसरा एक आपका बैक्टीरिया के अलावा साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। टॉपिक प्लास्टिड्स लेते हैं। प्लास्टिड्स के बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद में जो बोर्ड पे जो कंटेंट लिखा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, प्लास्टिड्स, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। सबसे पहली बात ये जाने की कहाँ पाए जाते हैं। दूसरी बात ये जानते हैं कि ये होते क्या हैं। प्लास्टिड्स एक कलर प्रोवाइडिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं किसी चीज को। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा जो पेड़ की पत्तियां होती हैं, लीव्स ऑफ प्लांट, तो वो ग्रीन कलर की होती हैं। और ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स उनके कलर होते हैं। तो ये जो कलर हैं वो कलर किस वजह से हैं? वो कलर प्लांट्स के अंदर बेसिकली प्लास्टिड्स की वजह से हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं। टॉपिक प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स। पिगमेंट क्या होते हैं? पिगमेंट मतलब ऐसी चीज जो किसी चीज को कलर प्रोवाइड कर दे। ठीक है, वो चीज जो किसी चीज को कलर प्रोवाइड करे उसको हम बोलते हैं पिगमेंट्स। सो पिगमेंट्स कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले वो कोशिकांग होते हैं जो किसी चीज को रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, वर्ण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसकी डेफिनेशन। सिंपल सी, कलर कंपाउंड होते हैं, फाउंड ओनली इन प्लांट एंड एल्गी। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लांट्स में पाए जाते हैं और एल्गी सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ आई बात। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, जितने भी मेम्ब्रेन, ये बात आप जान लीजिए कि जितने भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाएंगी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में वो चीज नहीं पाई जाएगी, क्योंकि जब न्यूक्लियस के ऊपर ही मेम्ब्रेन नहीं है प्रोकैरियोट में, तो बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं उन पे क्या होगी? ठीक है, तो जितने भी जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। देखो, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और जो ये है ये वाली इनर। ठीक है, तो ये इनर ये आउटर दो मेम्ब्रेन आपको नजर आए इसमें, तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है, देखिए कुछ खास बातें हैं जो हम इस बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं, इस बेसिक से हमें कई चीजें बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक मिलती हैं जो हम अक्सर जिन चीजों को स्किप कर जाते हैं। ऐसे ये वाला पॉइंट है, जो डीएनए होता है ये प्लास्टिड्स के पास में खुद का डीएनए पाया जाता है।
ठीक है। जनरली हमने बात क्या की थी, हमने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। लेकिन हमने अभी तक दो कोशिकांग ऐसे पढ़े हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा ये प्लास्टिड्स, इनमें खुद का डीएनए होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ऐसे दो कोशिकाओं के नाम लिखिए, ऐसे दो सेल ऑर्गेनेल्स के नाम लिखिए जिनमें खुद का डीएनए होता है, ठीक है। नेम एनी टू सेल ऑर्गेनेल्स दैट इज हैविंग ओन डीएनए, ठीक है। तो आप कहोगे एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड वन प्लास्टिड्स, ठीक है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए खुद का पाया जाता है, इसके अलावा जो अपने प्लास्टिड्स हैं इसमें भी डीएनए पाए जाते हैं। क्लियर हुई बात। उसके बाद देखिए जो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़े, कि स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है ये बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहली बात याद रखनी है, डबल मेम्ब्रेन, जो डबल मेम्ब्रेन से ढकी हुई है कवर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दो मेम्ब्रेन, ये आउटर वाली बाहर की, ये इनर वाली। अंदर की बात करते हैं, जो इसका अंदर इसमें लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ होता है, इसमें एक प्लाज्मा लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है इन डबल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं उसको? हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ओके। अब देखिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की है ना, वो हमने डिस्कस की है क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। ये हम टाइप्स पढ़ेंगे, अभी मैं बता दूंगा, पहले इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट की हमने बात की है, तो इसमें क्या होता है मेम्ब्रेन के बने हुए कुछ जो झिल्ली के बने हुए मेम्ब्रेनस जो है कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं राउंड शेप में, और वो एक दूसरे के ऊपर से ढकी रहती हैं, ठीक है। आप एज्यूम कीजिए 5 का सिक्का देखा है आपने, 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। 5 का सिक्का, एक के ऊपर एक, दूसरे उसके ऊपर उसका दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे हम पूरा लगभग हम 10-12 सिक्के अगर रख देंगे तो वो एक कंप्लीट पिलर टाइप बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको पिलर नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं इनको हम ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रोमा और ग्रेना क्या है, ये प्लास्टिड्स में पाए जाने वाली स्ट्रक्चर्स हैं। ग्रेना क्या है, मेम्ब्रेन की बनी हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं, और स्ट्रोमा क्या है, एक लिक्विड सब्सटेंस जो अंदर भरा हुआ होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्लास्टिड्स क्या है, कलर प्रोवाइड करने वाले सेल ऑर्गेनेल्स। प्लास्टिड्स के टाइप जानते हैं हम, प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट हो सकता है, नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट, और नंबर 4 जीरोंटोप्लास्ट। जीरोंटोप्लास्ट जो है वो जनरली नॉर्मली सेल्स में जो हम नॉर्मली जो बुक्स में इसको हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम जान लेंगे क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए कलर आपको ये यहाँ ग्रीन नजर आ रहा होगा, ग्रीन कलर क्या है, जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों को जो ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही, या हम यूं कहें क्लोरोफिल की वजह से ही जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। ये क्लोरोफिल की वजह से, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जितने भी हरे रंग के, ठीक है, पेड़ पौधों के अंग होंगे, पार्ट्स होंगे, वो सभी किस वजह से होंगे, क्योंकि उनके अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और जो हरे पौधे होते हैं या हरे भाग होते हैं पौधे के, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस जानते होंगे, फोटोसिंथेसिस में क्या है, प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस होती है किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, ग्रीन कलर होता है, ठीक है, मैंने ग्रीन कलर। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो जो वर्ड है आपको याद होगा, शायद मैंने पढ़ाया था क्रोमोसोम, ठीक है। मैंने बताया क्रोमो का मतलब होता है कलर। तो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो जितने भी आपने देखा है कि हर पेड़ की पत्तियां जो है जनरली क्या होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। लेकिन प्लांट्स में केवल ग्रीन कलर नहीं होता, प्लांट्स के फ्लावर्स का, प्लांट के फ्रूट्स का और अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग कलर हो सकता है। जैसे कि टमाटर लाल कलर का है, ठीक है, ब्रिंजल जो है वो वॉलेट कलर का है, ठीक है, जामुन वॉलेट कलर की है। तो अलग अलग कलर्स होते हैं, तो जो अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। क्या करता है वो, क्रोमो करता है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स ऑफ द फ्रूट फ्लावर, जो फ्रूट फ्लावर का कलर, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि टमाटर का रंग लाल किस वजह से होता है, आप कहोगे क्रोमोप्लास्ट की वजह से। किसी और फ्रूट का कलर पूछे किस वजह से है, तो वो आप कहोगे ये सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अलग अलग जो टाइप कलर है। अगले बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं। कलरलेस होते हैं कैसे, देखिए आपने रूट देखी है प्लांट की, उसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, ठीक है। आपने रूट देखी है, कुछ सीड्स भी ऐसे होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है मैच्योर होने के बाद में। तो जो कलरलेस पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे कि सीड, रूट, ये सब क्या है, ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होते हैं, ठीक है।
अगला आता है जीरोंटोप्लास्ट, जो कि नया है, ठीक है, इसको जानना जरूरी है। जीरोंटोप्लास्ट क्या होता है? जब प्लांट्स की जो एज है वो ज्यादा हो जाती है, या यूं कहें जो क्लोरोप्लास्ट है उनकी ओल्ड एज हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट धीरे धीरे डेवलप हो। जीरोंटोप्लास्ट जो है, जीरोंटोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे थे। जीरोंटो जो जीरंट वर्ड आ रहा है, ये जीरंट, जीरंट का मतलब होता है जीर्ण अवस्था, वृद्धावस्था। तो जब क्लोरोप्लास्ट ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, ओल्ड एज आने के बाद में वो डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उस प्रकार से जो एक नया प्लास्टिड्स बनता है क्लोरोप्लास्ट के डिजनरेशन से, उसको हम बोलते हैं जीरोंटोप्लास्ट। इसमें बस इतना ही जानना है, ठीक है। तो आपने प्लास्टिड्स के सारे टाइप पढ़े। दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड्स। सेल का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है और इसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स देखिए, एक खाली स्पेस होता है, एक जैसे सिंपल खाली बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसके अंदर या तो पानी भरा हुआ होगा, लिक्विड भरा हुआ होगा, या फिर कोई सॉलिड सब्सटेंस भरा हुआ होगा। इसका मतलब वो लिक्विड को या सॉलिड को स्टोर करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं वैक्यूल्स। इनका प्लांट की जो सेल होती है उसमें साइज काफी बड़ा होता है, और जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें इनका साइज काफी छोटा होता है, ठीक है। तो प्लांट की जो सेल है उनमें इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ठीक है। तो जानते हैं वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स क्या है? स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड लिक्विड कंटेंट। इसका मतलब सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस को ये अपने अंदर स्टोर करते हैं। क्या? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या है? किसी भी सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस को अपने अंदर स्टोर करके रखना, ठीक है। जरूरत पड़ने पर सेल को दे देना, ठीक है। स्टोरेज का मतलब ये होगा। समटाइम एक्सपेल एक्सेस ऑफ वाटर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिनमें जो वैक्यूल्स होती हैं, जब पानी सेल के अंदर अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, कहने का तात्पर्य क्या है कि जब वाटर कंटेंट सेल में एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो उस पानी को बाहर निकालती हैं ये, ठीक है। उस पानी को ये बाहर निकालती हैं, कौन? वैक्यूल्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। स्टोर भी कर रही है वाटर को, और वाटर को जरूरत पड़ने पर बाहर भी निकाल रही है, ठीक है। जो एनिमल सेल्स होती हैं, एनिमल सेल में इनका साइज जो है स्मॉल साइज होता है, छोटे साइज का। देखो ये मैंने यहाँ पे एनिमल सेल ड्रॉ की है। एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस है, और जो ये रेड कलर से दो मैंने ड्रॉ किए हैं, छोटे छोटे दो वैक्यूल्स हैं। तो आप इसमें देख पा रहे हैं आसानी से कि जो वैक्यूल्स का साइज है वो काफी छोटा है, ठीक है। ये प्लांट सेल है, हमने लिखा है प्लांट सेल। प्लांट सेल में इसका साइज कैसा है? बड़ा है, ठीक है। और इतना बड़ा साइज होता है कि प्लांट सेल के अंदर जो टोटल वॉल्यूम होता है, ठीक है, उसका 50 to 90% पार्ट, कभी कभी 50 से 90% जो उसका भाग है वो अकेले वैक्यूल्स कवर करती है, ठीक है। देखो यहाँ ये न्यूक्लियस हुआ ब्लैक कलर से, जो रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है ये क्या है? वैक्यूल्स। तो आप देख पा रहे हो सेल का लगभग आधे से ज्यादा भाग इसने कवर किया हुआ है अकेले ने, किसने? वैक्यूल्स ने, ठीक है। इसका साइज जो है बड़ा होता है प्लांट्स के अंदर। क्या काम होता है इसका? हमने बात किया स्टोरेज की तरह काम कर रही है। होते क्या है, ठीक है, ये हमने बात की। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। सबसे पहले ये शब्द आपको समझना होगा, टर्जिडिटी क्या होती है, टर्जिड क्या होता है, ठीक है। किशमिश है, किशमिश सूखी हुई होती है, पानी में डाल दो, कुछ समय बाद 4-5 घंटे तक उसको पानी में ऐसे ही पड़े रहने दो। 4-5 घंटे बाद आप क्या महसूस करोगे? क्या परिवर्तन आपने देखा? आपने देखा कि किशमिश फूल गई है, ठीक है, उसमें स्वेलिंग आ गई है। तो किशमिश जो फूली है वो कौन सी प्रोसेस से फूली है? पहले वाली वीडियोस याद कीजिए, वो ऑस्मोसिस की वजह से फूल गई है, ठीक है। तो फूलने वाली प्रक्रिया को हम बोलते हैं टर्जिडिटी, टर्जिड हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, सेल की स्वेल फूल गई है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी है। पानी किसमें स्टोर होता है? जनरली वैक्यूल में। कहने का मतलब वैक्यूल जो टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, सेल को फूला हुआ बना रही है, सेल के साइज को, शेप को मेंटेन कर रही है काफी हद तक। एंड रिजिडिटी, ठीक है, सेल को रिजिड बना रही है, सेल को हार्डन बना रही है, ठीक है। अगर वैक्यूल नहीं होगी तो सेल सिकुड़ी हुई सी होगी, वो हार्ड नहीं होगी। अगर सेल फूली हुई होगी तो सेल अपने आप में रिजिड होगी, ठीक है ना। अगले है इस जो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है पॉइंट कंटेन सेल सैप, जो ये भी एक नया पॉइंट है। सेल सैप क्या होता है? कई बार ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, कई बार इनमें कंफ्यूजन होता है। सेल सैप क्या होता है? सेल यानी कि सिंपल सेल, सैप का मतलब होता है एक सॉल्यूशन की फॉर्म में किसी चीज का पाया जाना, ठीक है। तो सेल सैप में क्या होता है? कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो सेल को चाहिए, सेल की जिंदा रहने के लिए जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस सेल को जरूरत होती है, जिनकी, वो सारे किस में होते हैं? सेल सैप की फॉर्म में होते हैं। किसके अंदर? वैक्यूल्स के अंदर। और वो कौन कौन से? अमाइनो एसिड हो सकता है, शुगर हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है, कोई और भी चीज हो सकती है। तो ये था वैक्यूल्स के बारे में। तो ये सेल के मैंने सारे पॉइंट्स